नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो फिर आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स। नमस्कार एवरीवन। आज हम पैनल डिस्कशन करने वाले हैं ओसीडी पर, जिस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर संदीप मिश्रा जी और हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट आशीष पांडे जी। तो जैसे कि हमारे दर्शकों ने चाहा था कि हम ओसीडी पे पैनल डिस्कस करें, तो ओसीडी जिसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसे सनक की बीमारी भी कहा जाता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में चौथी सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है ओसीडी। अगर स्टैटिक्स की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3% ग्लोबल पॉपुलेशन इससे प्रभावित है। ओसीडी किसी भी उम्र में हो सकता है, मेल और फीमेल किसी को भी प्रभावित कर सकता है। ये फीमेल्स के कंपैरिजन में ये मेल में अर्ली एज में डिटेक्ट हो सकती है, फीमेल्स में डिटेक्ट होने में से टाइम लगता है। ओसीडी फीमेल्स में ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेल। तो आइए समझते हैं डॉक्टर साहब से कि ओसीडी का होम्योपैथिक में क्या इलाज है। नमस्कार। ये बहुत डिस्कशन के लिए जो क्वेश्चन आया था कि ओसीडी के बारे में हम बताएं, और जिस तरह से आपने बताया है कि ओसीडी आज के समय की बड़ी कॉमन समस्या है और लगभग हर व्यक्ति को उसके जीवन में कभी ना कभी ओसीडी होता है। लेकिन अब देखना ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। और इससे पहले मैं बताऊं, आमतौर पे ओसीडी का मरीज, ओसीडी का व्यक्ति एक आम आदमी जैसा ही है। उसकी कुछ बिहेवियरल ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो व्यवहार कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा औरों से अलग दिखता है। वो भी इसलिए क्योंकि उससे उसकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती है। जैसे किसी का वॉशिंग मैनिया आ गया तो बस वो सफाई के चक्कर में उसके सारे काम रुक जाते हैं। किसी को रिलीजियस हो गया, किसी को दूसरे तरह के थॉट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे उसके लाइफ में आनी शुरू होती है, जिससे दिक्कत होनी शुरू होती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ओसीडी के ट्रीटमेंट में जो समय तकरीबन 1 से 1.5 साल लगता है, इसमें मरीज को बहुत रेगुलरली और सिंसियरली दवा करनी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी की बताई गई हैं ओसीडी के लिए। उनमें से कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं जिसके बारे में बुक्स में कहा गया कि डॉक्टर को भी बहुत सोच समझ के प्रिस्क्राइब करना है, और यहाँ पे लोगों ने उसको ऐसे ईजिली बता दिया। ये एक बहुत गलत है। भले किसी ने भी डिस्क्लेमर दिया हो कि डॉक्टर से पूछ के दवा लें, कम से कम ओसीडी के मरीज के लिए तो ये हमेशा ज़रूरी है कि वो डॉक्टर के पास ही जाए, क्योंकि डॉक्टर आपका बिहेवियर देखता है कि आपके क्या बिहेव है, उस हिसाब से वो होम्योपैथी दवा का सिलेक्शन करता है। अब किसी को रिलीजियस है और आपने स्ट्रामोनियम बता दिया तो ठीक है, लेकिन आपने अगर सबको स्ट्रामोनियम दे दिया तो वो बहुत बड़ी गलती है। और रिलीजियस ओसीडी होने पे सिर्फ स्ट्रामोनियम ही एक दवा नहीं है, करीबन 38 ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस पे काम करती हैं। इसलिए चिकित्सक के पास जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इसी जगह में मैं ये भी कंफर्म करना चाहूँ, कोई भी मेडिसिन बेस्ट मेडिसिन नहीं होती। बेस्ट मेडिसिन इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए होती है, एक यूनिवर्सल बेस्ट मेडिसिन नहीं है। सर्दी जुकाम खांसी का तो केस अलग हो गया, बाकी किसी भी कंडीशन के लिए कोई भी एक यूनिवर्सल बेस्ट मेडिसिन नहीं होगी। तो ओसीडी में होता क्या है, ओसीडी में जो मरीज को 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक काउंसलिंग की, जहाँ पे मरीज अपने दिल की बात बताता है, अपनी समस्या बताता है, अपनी चीज़ों को बताता है। दूसरा होता है दवाइयों का। दवाई का काम डॉक्टर का है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, भले वो आपको 5 मिनट देखता है, लेकिन उसमें आपके बॉडी लैंग्वेज को स्टडी कर लेता है, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लेता है, जो कि उसके दवाई के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता। और सबसे बड़ी बात है, ये एज टू एज वेरी करता है। 14 साल के एज के लिए अलग इशूज़ होते हैं, 25 साल के लिए अलग, 45 साल के लिए अलग, और 60 साल के लिए अलग। जैसे ओसीडी के केसेस जब पोस्ट कोरोना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इसी तरह से जब भूकंप आए थे तो उस समय भी इस तरह के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ा था, आज से 5-6 साल पहले। तो जो वॉशिंग मैनिया है, वहाँ पहले काउंसलिंग के साथ साथ जब हम दवा की बात करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और सारी चीज़ों का डिपेंड इस पे करता है कि मरीज, क्योंकि एक चीज़ आप लोग जान लें, ओसीडी के जो मरीज होता है बेसिकली बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत सारे एग्ज़ाम को पास करता है। बहुत सारे साइंटिस्ट वो भी ओसीडी के मरीज़ हैं। आम घरों पे जो महिलाओं को जो सफाई का एक वो रहता है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं ओसीडी का ही एक लक्षण चल रहा होता है। आम घरों में महिलाओं को देखें, वो 3-3 बार चीज़ें धोती हैं।
तो वो कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ से रुक नहीं रही होती, इसलिए वो काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि पता चला आदमी आटा को भी पानी से धोने लगता है, तब समस्या हो जाती है, चीज़ें तब गलत होने लगती है। इसलिए जो है हम लोगों को ओसीडी के जब मरीज आएँ तो उसको ठीक से देखना है, ठीक से ऑब्ज़र्व करना है, और सबसे ज़्यादा चीज़ जो है हमें मरीजों को ये गाइड करना बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए आप ऑनलाइन जाके सलाह ना लेके एक इंडिविजुअल डॉक्टर से भले टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करके ही आप दवा लें, वो ज़्यादा बेटर है, ना कि आपने यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे 5-6 दवाइयाँ दे के और एक दवा अपने लक्षण मिला के आपने खा लिया। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। और ओसीडी के मरीजों को एक चीज़ भी बहुत ध्यान देनी चाहिए कि आप दवा लेने में बड़े लापरवाह होते हैं। जहां आपको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, आप दवा छोड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। अरे दवा क्यों छोड़ रहे हैं, आप वैसे ही इतने इंटेलिजेंट हैं, आप बाकी सारे काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस आपको प्रॉपर दवा के साथ साथ थेरेपी लीजिए और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाकी ये टॉपिक बड़ा वास्ट है, जिस पे हमारे आशीष जी आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या। देखिए, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ओसीडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादातर लोग नेट पे सर्च करते हैं या थेरेपी को सर्च करते हैं, मेडिसिन को सर्च करते हैं। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट नेट से सर्च करके आता है कि मुझे ये थेरेपी इसमें कंटिन्यू करानी है अपनी। तो जैसे दवाइयों के केस में ये चीज़ आती है, वैसे ही हमारी थेरेपी में भी यही चीज़ आती है। बेसिकली ओसीडी है क्या? ओसीडी एक ऐसा पैटर्न है हमारे ब्रेन का जिसमें हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे ब्रेन से बॉडी को मैसेज कन्वे करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जब भी हमारे माइंड में कोई थॉट आया, वो थॉट हमारी अंदर एंजाइटी क्रिएट करता है और उस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम कंपल्शन करते हैं। और जब ये हमारा रिपीटेटिव फॉर्म में बनने लगता है तो हमारा ये एक ओसीडी का लूप बनता है। पहले हमें ऑब्सेशन आया, ऑब्सेशन से हमने कंपल्शन किया, और वही ऑब्सेशन और कंपल्शन का जब एक रिपीटेटिव पैटर्न बनता चला जाता है तो ये डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस ओसीडी के लूप को तोड़ने के लिए हम जब इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं कि ये ट्रिगर कहाँ से हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे अभी ये बोला गया कि फ़ीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो फीमेल में प्रॉब्लम ज़्यादा होने का कारण ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं जो एक इन्वायरमेंट होता है उनका, एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट जिसमें वो अपनी लाइफ स्पैन उनका चलता है, वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा क्रिएट करता है। वो स्ट्रेस की वजह से उनके अंदर ऑब्सेशन के थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। या अगर हम मेल्स में भी देखें तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, एंजाइटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑब्सेशन की तरफ इंसान बढ़ने लगता है। ऐसे में जब हम थेरेपी की प्लानिंग करते हैं, चाहे वो साइकोथेरेपी हो, हमारी साइकोथेरेपी में अगर खाली रिपीटिशन ऑफ थॉट्स है तो उसमें सीबीटी वर्क करती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और अगर हम इसमें कंपल्शन देख रहे हैं तो कंपल्शन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको इसमें कस्टमाइज़ करके पेशेंट के लिए स्पेसिफिक बनाया जाता है, उसको डिज़ाइन किया जाता है, और डिज़ाइन करने के बाद वो क्लाइंट को उसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है। कई बार इसमें ये भी होता है कि पेशेंट थेरेपी को विड्रॉ करना शुरू कर देता है, तो वो विड्रॉल की वजह से प्रॉब्लम ये आगे चल के रिलैप्स होने लगती है, और फिर पेशेंट ये कहता है कि मैंने तो इतने समय तक ट्रीटमेंट कराया पर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। तो रिलीफ इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो विड्रॉल जो करते हैं वो प्रॉपरली विड्रॉल नहीं होता उनका, इसीलिए वो रिलैप्स कर जाता है। और ओसीडी इसी वजह से लोगों को 20-20 साल, 25-25 साल तक बना रहता है। अब जो यहाँ पर सिम्टोमेटिक रिलीफ जो हमें देना रहता है, जैसे इसमें सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, एक तो कंपल्शन हो गया, रिपीटिटिव ऑफ टास्क हो गया, रिपीटिशन ऑफ थॉट्स हो गया, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टलेसनेस रहती है, एंशियस रहता है पर्सन, इतना ज़्यादा फियरफुल रहता है कि वो अपनी ही रिलेशन को ख़राब कर लेगा, अपने वर्क फ्रंट को ख़राब कर लेगा, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, वो डर की वजह से नींद नहीं उसको आती है। कई पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि जब उनको कंटामिनेशन ओसीडी होता है तो उनके हाथों की स्किन की लेयर तक उतरने लगती है, इतना ज़्यादा वो अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। इन सब कंपल्शंस को या इन सब एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने में मेडिसिन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें जितनी भी अभी तक के रिसेंट में स्टडीज़ पाई गई हैं, होम्योपैथी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उसमें, और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कुछ मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं इसमें, जिसकी वजह से पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसा सेफ़ प्रोसीजर है जहाँ पर आपको सारे एंगल को कवर करके तब मेडिसिन को इसमें प्लान किया जाता है। तो मेडिसिन और काउंसलिंग जब दोनों हैंड इन हैंड चलता है तो पेशेंट में रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं और आगे उसके रिलैप्सेस के चांसेस भी नहीं रहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपके ओसीडी को लेकर के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपको अगर कोई अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हम आगे आने वाली वीडियोज़ में उनको ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।